हाय फ्रेंड्स। तो हम अपनी वीडियो के अंदर अभी तक कहाँ तक पढ़ चुके हैं। अभी तक अपनी क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के अंदर फोर सब्सिडरीज ऑफ द आरबीआई। आरबीआई की चार सहायक जो वो कह सकते हैं ना ब्रांचेज हो सकती है, वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में अपन क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और उसी से आगे बढ़ने के लिए इससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज क्यों कर रहे हैं ये चीज याद रखें, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले, 8 क्वेश्चन आने वाले। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले सब चीजों को रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कोई मतलब ही नहीं आगे बढ़ने का। और ये बुक लेके इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि एक भी लाइन नहीं छूटनी चाहिए। लाइन टू लाइन अपने को 8 के 8 क्वेश्चन सही करके आने इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में क्या क्या कर देख लिया, देखो अपने अभी तक हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहली चीज हमने देखी है मनी की डेफिनेशन, कि मनी होता क्या है। मनी कुछ नहीं होता भाई, जिसके ऊपर सरकार की क्या लग जाए, मोहर लग जाए, और उससे हम किसी भी मीन्स का क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। पैसे दो और आपको क्या मिलेगा, गुड्स मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी, क्योंकि आप कोई भी कागज लेके जाओ, ये कागज है, इस कागज को लेके गए आप और जाके बोल दोगे कि लाओ मेरे को वो भी तो कागज ही है, लाओ मेरे को क्या दे दो, चावल दे दो, दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो उनके ऊपर क्या नहीं है, गवर्नमेंट की मोहर नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, उसके ऊपर अप्लीकेबल होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई की जाने वाली, जिससे हम किसी भी मीन्स ऑफ एक्सचेंज कर सके, किसी भी चीज का एक्सचेंज कर सके। ये क्या कहलाता है, पैसा कहलाता है, धन कहलाता है। ठीक है, आसान सी भाषा में, बिल्कुल साफ सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। बाकी किताबी लैंग्वेज तो अपनी किताब के अंदर लिखी है, एक बार जरूर देख लेना। मनी की डेफिनेशन कुछ नहीं है, मनी इज एनीथिंग दैट इज प्रोक्लेम्ड बाय द लॉ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज ए पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स। वही चीजें समझा रखी है बस। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या है, तो मनी के बाद हमने कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था। कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई में भी सेम यही चीज है कि किस प्रकार से मनी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। प्लस उसके बारे में अपन जो उसका पूरा कंसेप्ट था वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। एंड देन अपन आगे बढ़ने वाले हैं। और आगे किसके ऊपर बढ़े थे अपन, सिर्फ बैंकिंग की तरफ चले गए थे। बैंकिंग में सबसे पहले हमने क्या देखा कि इंडिया के अंदर हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग को देखा। अब हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में क्या देखा कि सबसे पहले कौन सा बैंक आया था। तो सबसे पहले कौन सा बैंक था भाई, 1770 के अंदर हिंदुस्तान बैंक था। सबसे पहले कौन सा बैंक था, हिंदुस्तान बैंक। फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 प्रेसिडेंशियल बैंक आए। कौन कौन से, उनका क्रम भी याद होना चाहिए अपने को। तो 3 कौन कौन से थे, सबसे पहले कौन सा है, कोलकाता, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। ठीक है, तीनों याद होने चाहिए, ऐसे कैसे क्रम के अंदर याद होने चाहिए। सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे और फिर बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कलकत्ता कब आया था, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 के अंदर आया था। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 के अंदर आया था। और बैंक ऑफ मद्रास 1843 के अंदर आया था। तीनों चीजें याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या था कि 1921 के अंदर क्या हुआ था, इन बैंकों के बारे में, इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक का आया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया था कि 1955 तक इंपीरियल बैंक चलता गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, यंग हिल्टन कमीशन की बात आई 1922 के अंदर। और फिर 1934 में यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर क्या आया था, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया था। और रिजर्व बैंक आरबीआई आया था। और आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934 में। इंप्लीमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में क्या बन के तैयार हो गया था, आरबीआई बन के तैयार हो गया था। इसके पहले जो चीफ थे वो कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले इंडियन कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ कब बने थे, 1935 टू 1937। फिर उसके बाद इसकी पहली बार जो ओरिजिनल जो इसका वो था, हेडक्वार्टर था, वो कहाँ था, कलकत्ता के अंदर। एंड देन किसमें कर दिया, बॉम्बे के अंदर। ठीक है, वहां से ये चीजें हो गई। फिर पहले इंडियन कौन थे जो कि इसके क्या थे, गवर्नर थे। तो पहले इंडियन कौन थे भाई, सी.डी. देशमुख थे, 1943 टू 1949 के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे कि इसका फिर 1949 के अंदर क्या हो गया था, नेशनलाइजेशन हो गया था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हो गया था। ठीक है, अब ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी। फिर आरबीआई के बारे में, आरबीआई के अंदर क्या, कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर शामिल थी पहले। तो अपन ने इन चीजों को उसमें देखा था, क्या बोलते हैं,
एक सीक्वेंस में देखा था। सीक्वेंस क्या था, बर्मा 1947 तक था, पाकिस्तान 1948 तक था, और सबसे लास्ट में कौन गया था, कुवैत 1959 तक। वहां का भी क्या संभालती थी, आरबीआई कारभार संभालती थी। ठीक है, तो ये चीजें अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब अपन क्या है कि फिर हमने देखा कि 1969 के अंदर भाई साहब बहुत खतरनाक वाला बैंकों का, मतलब कहते हैं ना भूचाल सा आ गया था बैंकों के अंदर। 14 बैंकों का एक साथ क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। कब, 1969 के अंदर। देन उसके बाद कब हुआ, 1980 के अंदर फिर 6 बैंक्स का क्या हुआ, एक बार और नेशनलाइजेशन हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे एक दो बैंकों का तो नेशनलाइजेशन होता ही जा रहा है भाई। ये क्या था अपना अभी तक का रिवाइज। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपन ने सारी चीज मैंने आपको बताई दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया था, पहले इसके गवर्नर कौन थे, सब चीजें अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, फिर इसके 4 जोनल ऑफिस थे, वो उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। इसके रोल के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। एंड देन अपन कहां पर आ गए थे, ये सब चीजें पढ़ के आरबीआई की 4 फुली ओन्ड सब्सिडरीज के ऊपर आ गए थे। तो पहली सब्सिडरीज कौन सी थी, ये चारों ऐसी कैसी याद होनी चाहिए आप लोगों को। तो पहली कौन सी थी, पहली देख के बताओ भाई, डिपॉजिट इंश्योरेंस ऑफ क्रेडिट गारंटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट थी। सेकंड कौन सी थी, सेकंड बताओ, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा, ये क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। और फिर थर्ड वाली कौन सी थी, थर्ड वाली थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और फोर्थ कौन सी थी, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एडवांस सॉरी अलाइड एंड सर्विसेज। तो ये 4 क्या थी इसकी सब्सिडरीज थी। एक बार फिर से वापस, क्योंकि ये सब्सिडरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, फिर उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद ये क्या था, टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी था कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नोलॉजी प्राइवेट टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड था। ठीक है, फिर उसके बाद ये कौन सा था, ये क्या था, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड एंड सर्विसेज। तो ये क्या थे, 4 के 4 अपनी सब्सिडरीज थी। अब चारों की चारों सब्सिडरीज आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। अब अपन आगे मूव करते हैं अपने मेन चैप्टर के ऊपर। तो अब नए चैप्टर की तरफ चलते हैं भाई, और ध्यान रखना हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। कहीं भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। मैं आपके लिए प्रीमियम स्टार्ट कर दूंगा तो वहां पे बता देना, ठीक है। और जो बाद में पढ़ने वाले भाई कोई भी चीज नहीं समझ में आए आपने अंदर डाल देना, मैं देख लूंगा उनको, कमेंट सेक्शन में डाल देना। देखो फिर क्या बोल रखा है, द अफेयर ऑफ आरबीआई आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच कंप्राइजेज द 21 मेंबर। जो आरबीआई का गवर्न किया जाता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। आरबीआई को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। याद रखना, दिमाग के अंदर घुसा लो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है आरबीआई को। ठीक है, टोटल कितने मेंबर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, 21 मेंबर है। कितने मेंबर है, 21 मेंबर। किसके अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर। तो मैं एक एक चीज आपको लिख लिख के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद हो जानी चाहिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और कितने मेंबर है, 21 मेंबर है भाई। ठीक है, कितने मेंबर है, 21 मेंबर है। फिर उसके बाद चलते हैं अदर ऑफिशियल डायरेक्टर। इसके अदर ऑफिशियल डायरेक्टर कौन कौन होते हैं उनके बारे में सुनना। गवर्नर होता है, नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 से ज्यादा डेप्यूटी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। एक गवर्नर प्लस 4 डेप्यूटी गवर्नर फॉर ए टेन्योर नॉट मोर देन 5 ईयर, और किसी का भी टेन्योर 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। बात सुनो, कितने मेंबर की टीम होती है। देखो ये तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो 21 मेंबर होते हैं, इनकी बात छोड़ो। अदर गवर्नर कौन होते हैं, अदर कंट्रोलर कौन होते हैं, तो अदर की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन आता है, एक तो गवर्नर आता है भाई बैठा हुआ, जो अपना मैन होता है, हेड होता है यहाँ का। ठीक है, प्लस इसके बाद 4 क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। और डिप्टी गवर्नर 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, पहले ही बोल रखा है कि भाई 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और 4 डिप्टी गवर्नर के अंदर क्या है,
एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, मतलब 5 मेंबर हो सकते हैं। और अभी करंट में 5 मेंबर कौन कौन है और गवर्नर कौन है, ये आप लोग मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चारों कौन है अभी, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर कि कौन सा इनके अंदर से अभी नहीं है। सुशील चंद्रा, ये जो भी है, इन सुनील अरोड़ा, सबके बारे में आप मेरे को बताओगे, ठीक है। गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर के बारे में। और इनके टेन्योर कितना है, 5, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, हाईएस्ट 5 ईयर हो सकता है। तो टेन्योर का भी ध्यान रखना भाई, टेन्योर कितना हो सकता है, 5 ईयर मैक्स टू मैक्स हो सकता है। मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 5 ईयर। तो मैक्स कितना हो सकता है, 5 ईयर इनका टेन्योर हो सकता है। उसके बाद क्या आता है, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर विच इंक्लूड। नॉन ऑफिशियल में कितने आते हैं, 10 डायरेक्टर होते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड, बहुत सारी फील्ड से होती है, अलग अलग फील्ड का भाई मसीहा अपने एंटर करता है। देखा होगा कि हर एक फील्ड में अपना एक मसीहा होता है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका तो नाम ही यार, नाम ही काफी है, मतलब वो हर फील्ड में मसीहा थे, ठीक है। आपको क्या बताऊं यार उस इंसान के बारे में। तो 10 डायरेक्टर फ्रॉम द वेरियस फील्ड नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, जो अदर 10 डायरेक्टर वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और एंड दे होल्ड द ऑफिस फॉर द 4 ईयर, और इनकी जो ऑफिस होगी वो कितने ईयर के लिए होगी, 4 ईयर्स के लिए। याद रखना भाई, जो अपने जो ये तो क्या है परमानेंट, या फिर अपन बोल सकते हैं इनको ऑफिशियल मेंबर है। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले आप देख लें इन चीजों को, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की। तो देखो भाई, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स के अंदर कितने आते हैं, 10 आते हैं, 10 मेंबर। नॉन ऑफिशियल के अंदर कितने आते हैं, 10 आते हैं, 10। और इनमें से देखो ये 10 के 10 किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 4 ईयर, जबकि ऑफिशियल वालों का कितना था, 5 ईयर। याद रखना भाई, ये चीजें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही फंसा देगा यूपीएससी। और एग्जाम में तो सिर्फ 5 ईयर ऑफिशियल का ही पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी यहां जाएगा, क्योंकि उसको पता है तो आपने पढ़ा तो है, लेकिन डीप में कितना पढ़ा है उसी को लेगा। यूपीएससी क्रीम छाटता भाई, नहीं लेता। बहुत फफूंद बहुत होती हैं, उनको पहले ही साइड कर देता है, वो यहाँ पर ही साइड करेगा, आपको देखना, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को अपन एक एक लाइन से पढ़ेंगे, तो अपन क्यों सब बाहर नहीं होना ना, अपने को यूपीएससी में एंटर करना है ना, तो उसके लिए ये एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी। 1 डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाई ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड ऑफ आरबीआई। एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है जितने 4 लोकल बोर्ड है ना आरबीआई के, उनके द्वारा, ठीक है। तो याद रखना कि 1 डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाई ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड ऑफ आरबीआई, ठीक है। फिर उसके बाद 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल और होते हैं, एक तो देखो 4 तो 10 तो ये हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक और नॉमिनेट किया जाता है, एक और नॉमिनेट किया जाता है। और ये नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है भाई, बताओ, ये नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये नॉमिनेटेड किया जाता है बाई ईच ऑफ 4 लोकल बोर्ड्स, ईच ऑफ 4 लोकल बोर्ड्स, ठीक है। और फिर उसके बाद ये एक केवल एक किया जाता है, एक नॉमिनेटेड होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द 2 गवर्नमेंट ऑफिशियली नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, ऑफिशियली नॉमिनेट किया जाता है किन लोगों को, 2 लोगों को। तो याद रखना इन सब चीजों को। अब देखो इनके अंदर कोई कंसेप्ट तो है नहीं, ये चीजें अपन को क्या करनी है, याद रखनी है। अगर जो कंसेप्ट होगा वहां पर मैं पूरा कंसेप्ट समझाता हुआ चलूंगा आप लोगों को, लेकिन जो चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है, क्योंकि हमें इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जब भी देखोगे आप। गवर्नर एंड डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना, गवर्नर को और डेप्टी गवर्नर्स को, जो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनको कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। एंड दे हैव टेन्योर नॉट मोर देन 5 ईयर। ये चीजें हमने देख ली कि भाई गवर्नर को और जो डिप्टी गवर्नर होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, डिप्टी गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 5 ईयर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है।
तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई। फिर उसके बाद आते हैं कि इसके अंदर देखो एक जो अपना बॉक्स है उसके अंदर दिया गया है प्रेजेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ द श्री शक्तिकांत दास। अभी कौन है? श्री शक्तिकांत दास है। कौन? गवर्नर है अपने। तो अब 4 डिप्टी गवर्नर के नाम आप लिखोगे, ठीक है। दे तो नहीं रखा ना इसमें? वो भाई ये भी दे रखा है। तो अभी देखना ये दे रखा है वैसे इसके अंदर महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा और श्री एम राजेश्वर राव, लेकिन एक इनमें से चेंज हो चुका है, वो आप लोग बताओगे, ठीक है। इसके अंदर से एक लोग चेंज हो चुका है, एक ऐसा है जो कि चेंज करना है अपने को, और वो आप लोग चेंज करके लेके आओगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, टी से स्टार्ट होता है वो, ठीक है। अब तो तुम कर लेना भी। फिर उसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्या क्या फंक्शन है, तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब अपन इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। देखना भाई, आज आरबीआई बिल्कुल खत्म कर देंगे, और आरबीआई खत्म हो गया तो मतलब आधी से ज्यादा चीजें खत्म हो गई, आधी से ज्यादा हेडेक खत्म हो गई है अपनी, ठीक है। तो आरबीआई को आज खत्म कर देंगे। देखना फंक्शन, देखो फंक्शन क्या क्या है आरबीआई के। हाँ भाई, फंक्शंस के बारे में देखते हैं। पहला फंक्शन क्या है? इश्यूअर बैंक टू द इश्यूअर ऑफ द बैंक नोट्स। जितने भी नोट्स होते हैं ना उनको कौन इश्यू करता है? आरबीआई इश्यू करता है। देखो भाई क्या लिख रखा है, आरबीआई एंजॉय द मोनोपोली ऑफ इश्यूइंग करेंसी नोट्स एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट। 1 रुपए के नोट जो होता है ना उसको आरबीआई नहीं छापता है, उसको इश्यू नहीं करता है। केवल 1 रुपए को छोड़ दिया जाए, बाकी 2500 जितने भी नोट्स हैं कौन इश्यू करता है? आरबीआई करता है। और ये मोनोपोली किसके पास है? आरबीआई के पास है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मतलब बस हम ही है, यम है हम, वो वाली फीलिंग होती है ना। साला कभी कभी लगता है अपन भगवान है, वो वाली फीलिंग आती है इनको कभी कभी, किनको? आरबीआई वालों को, आरबीआई के गवर्नर को फीलिंग आती है, मतलब सब कुछ अपने ही तो हाथ में, 2500 सब नोट अपन छाप देते हैं, ठीक है। तो ये कौन छापता है? सारे के सारे नोट इश्यू कौन करता है? पहला फंक्शन यही है, इश्यूअर ऑफ द रुपीज। रुपीज का इश्यू कौन करता है? नोट्स का इश्यू कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या जाएगा कि 1 रुपए का नोट कौन करता है? भाई 1 रुपए का कौन करता है ये थोड़ी ना पूछेंगे कि कौन करता है, सबको पता है कि आरबीआई करता है सर नोट इश्यू। लेकिन कितने रुपए का नोट और कौन करता है ये पूछा जाएगा। तो 1 रुपए का नोट कौन नहीं करता? आरबीआई नहीं करता है। कौन करता है वो अपन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? द 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स आर denominations are minted and issued by the government of India, ठीक है। 1 रुपीज के नोट और जितने भी सिक्के होते हैं ना ऑलमोस्ट, वो सारे किसके द्वारा प्रिंटेड किए जाते हैं या वो किए जाते हैं, डेनोमिनेशन किया जाता है उनका किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। याद रखना भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? बट दे आर सर्कुलेटेड थ्रू द आरबीआई। लेकिन ये बांटे किसके द्वारा जाते हैं? ये याद रखना, यहां फंसाएगा। आपको ये भी पता होगा कि 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का सिक्का कौन नहीं छापता? आरबीआई नहीं छापती है। लेकिन फिर वो क्या बोलेगा कि इसको आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट करती है, और आपको दिमाग में आएगा भाई 1 रुपए का सिक्का आरबीआई तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, और आपको माइनस में चला जाएगा। तो आप याद रखना, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम फिर भी किसका है? आरबीआई का है, ठीक है। लेकिन इश्यू कौन करती है? उसको छापती कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपए का नोट, बाकी जितने भी नोट है उन पे तो मोनोपोली किसकी है? आरबीआई की है, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? हर एक चीज को देखना, ये कंसेप्चुअल चीजें हैं तो इनको मैं अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है। फिर क्या है भाई? The RBI adopted the minimum reserve systems for note issues since 1957. According to its maintain gold and foreign currency reserves of the 200 crore out of the minimum 115 crore should be in gold. ये क्या है? ये बोल रहा है कि भाई जितने भी फॉरेन करेंसीज होती है और गोल्ड होता है इनको रिजर्व के रूप में कौन रखती है? आरबीआई रखती है। और आरबीआई को ये चीज मस्ट कंपलसरी है, सुड रखना ही पड़ता है। 115 मतलब जितने भी वो 115 करोड़ का क्या है? गोल्ड रखना पड़ता है आरबीआई को, जबकि 200 करोड़ तक उसको क्या करनी पड़ती है? रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास, ताकि कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो उसमें से कितना रखती है? 115 करोड़ गोल्ड रखती है आरबीआई, ऑलमोस्ट रखती है इतना तो, ठीक है। और बाकी क्या करती है? फॉरेन करेंसीज वगैरह रखती है। कौन? अपनी आरबीआई। और आपको पता है भाई आरबीआई इस टाइम पे बहुत अच्छे हालात में है फॉरेन की जो करेंसीज को लेके है, क्योंकि रेमिटेंस हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा आता है, सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है।
1957 से ये सारा कार्यभार कौन संभाल रही है? आरबीआई संभालती आ रही है। तो पहली चीज क्या है? इश्यूअर ऑफ द बैंक नोट्स। याद रखना भाई, पहला काम क्या होगा? इश्यूअर ऑफ द बैंक नोट्स। इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स। सेम चीजें आपको कहाँ यूज करनी है? ये चीजें अपना जो पेपर होगा मेंस का उनके अंदर सेम ऐसे ही लिख के आनी है भाई, इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स। ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है भाई? देखो, फर्स्ट फंक्शन ढंग से समझ में आया सबको? सेकंड फंक्शन देखते हैं। सेकंड फंक्शन है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। किसका बैंक है भाई? गवर्नमेंट का। 1949 के अंदर हुआ था बैंकिंग ऑफ गवर्नमेंट। राइटिंग क्यों नहीं आ रही? राइटिंग ठीक है मेरी, इतनी बेकार नहीं है, पर इसमें पता नहीं क्यों नहीं है। बैंकिंग ऑफ गवर्नमेंट। बैंकिंग ऑफ गवर्नमेंट सेकंड फंक्शन भाई, बैंकिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंक है। आरबीआई एक्ट एज द बैंकिंग एजेंट एंड द फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर का भी काम करता भाई, बैंकिंग एजेंट तो है ही। टू द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है। कौन? आरबीआई। याद रखना इस चीज को। इट मैनेजेस द गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज। ये जितने भी खजाने होते हैं ना गवर्नमेंट के, बहुत खजाना छुपा के रखती है गवर्नमेंट, वो सब कौन संभालता है? अपना आरबीआई संभालता है। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द क्रेडिटिंग लोन। लोन देने का कार्य कौन करता है? यही करता है भाई आरबीआई। टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी इंटरेस्ट फॉर ए शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए जब अगर कोई वो देना होता है ना, पैसा देना होता है ना गवर्नमेंट को, तो कौन देता है? गवर्नमेंट के पास भाई पैसे कहां से आते हैं? टैक्स वगैरह से आते हैं। और कई बार टैक्स से पैसे नहीं आए तो कौन दे देता है? आरबीआई दे देता है और कहता है भाई इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने हमें इतना बड़ा काम सौंपा है, हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, बिना इंटरेस्ट आप तो ऐस करो। ठीक है। तो ये क्या करता है? आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिना इंटरेस्ट के दे देता है। और लेकिन वो कब? शॉर्ट टाइम के लिए। अगर लॉन्ग टाइम के लिए तो फिर इतना तो इंसान पागल नहीं है, आरबीआई भी इतना पागल तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर काम करता है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूं लॉन्ग टर्म के लिए भी दे देना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? आरबीआई बाइज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई क्या करता है? बाइज करता है और सेल करता है, खरीदता और बेचता है गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज होती है। अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या लेके आओगे भाई तुम? जैसे कि देखो लाल किला है, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, एलआईसी देख लो। एलआईसी क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज है। अभी उसका आईपीओ आया है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार शेयर्स उसके किस मार्केट के अंदर उतारे गए हैं 5% शेयर। तो ये चीजें कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई मैनेज करता है इन सब चीजों को। ठीक है। ऑन गवर्नमेंट बिहाफ, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इट गिव्स मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियली एडवाइस टू द गवर्नमेंट। ये मॉनेटरी रूप से और फाइनेंशियली रूप से दोनों ही तरीके से क्या देता है? गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया कि बैंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का चमचा है, दूसरे तरीके से बोला जाए तो। ठीक है। आरबीआई। अब अपन चलते हैं किसके ऊपर? बैंकर्स ऑफ बैंक। बैंकों का बैंक का भाई कौन? आरबीआई। आरबीआई को किसका दर्जा दिया गया? बैंकर ऑफ बैंक। बैंकर्स ऑफ बैंक। अब बैंकर्स ऑफ बैंक का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा बैंक। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आरबीआई, बैंकर्स ऑफ बैंक। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ऑल द अदर बैंक्स इन द कंट्री कीप देयर पार्ट टू द कैश बैलेंसेस with RBI as a deposit to meet their liabilities in the time and the crisis scheduled commercial banks keep to the cash बैलेंस ऑफ द 2 days। इसका मतलब क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि कोई भी बैंक, अगर अपना कोई भी बैंक जो कि इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको कुछ एक डिपॉजिट्स किसके अंदर जमा करवाने पड़ेंगे? आरबीआई के अंदर डिपॉजिट जमा कराने पड़ेंगे। वो क्यों जमा करता है? क्योंकि जब कभी वो बैंक किसके अंदर चला जाए, क्राइसिस के अंदर फंस जाए, किसी मतलब बड़ी विकट परिस्थिति उसके सामने आ जाए, बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाए, और वो लोगों का क्या नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए किसी बैंक में दे रखे हैं और गलती से वो बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, तो कौन संभालेगा? वो आदमी, मेरे तो 50 लाख गए ना, वो 50 लाख कहां से लाऊंगा? मैं तो गरीब आदमी हूं बेचारा, मैं मर जाऊंगा उधर ही फांसी खा के। तो ये काम कैसे होगा? ये काम कैसे होगा? तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, क्या आरबीआई क्या करती है? अपने पास उसका कुछ डिपॉजिट रखती है कि भाई आपको कम से कम 5% हमें देना ही पड़ेगा। आपके पास जितने भी पैसे हैं, जितना भी है परसेंटेज, वो आपको देना ही पड़ेगा। और उसको उस परसेंट से आप क्या कर सकते हो? हमारे से अगर कभी जरूरत पड़े, आपको कभी आपको लगे कि हमें पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो आप हमसे पैसे ले सकते हैं।
हैं तो आपको डिपॉजिट के रूप में जमा करवाना पड़ेगा। तो हर एक बैंक को क्या करना पड़ता है, जो आरबीआई है उसके अंदर क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट कराना पड़ता है, इसीलिए इसे बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है। ठीक है। फोर्थ क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। अब लेंडर का मतलब उधार लेने वालों का सबसे बड़ा जो लास्ट रिसोर्ट होता है ना, वो कौन है भाई, यही है अपना लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लास्ट चीज यही मिलती है, इसके बाद कोई नहीं है, सब किसके पास जाते हैं, लास्ट। जो कहते हैं ना कि भगवान पूरी दुनिया में घूम के आ गया, अब तेरा ही आसरा, तू ही बचाएगा हमें, तो भाई पहले ही आ जाता। वही सिस्टम क्या है कि पूरी दुनिया में घूम लोगे, आपके पास पैसों की कमी आ गई, पूरी दुनिया में घूम लेंगे, बैंक वगैरह गवर्नमेंट वगैरह सब, लास्ट में किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास। आरबीआई क्या कहेगा, बच्चे मेरे पास आपकी हर समस्या का समाधान है। तो आरबीआई यही काम करता है भाई, हर समस्या का समाधान कर देता है। ठीक है, बाबा नहीं है भाई, आरबीआई क्या करता है, हर एक समस्या का समाधान कर देता है। हाँ, तो क्या है, आरबीआई इज नॉट ओनली द बैंकर ऑफ द बैंक बट आल्सो ए लेंडर। आरबीआई केवल एक बैंकों का बैंक नहीं है, लेकिन ये उधार देने वाला भी है भाई, बहुत दयावान इंसान है। ठीक है, lender of last resort, that means the time of the crisis, the scheduled commercial bank approach the RBI to financial assistance। जब भी कोई बैंक किसी भी क्राइसिस के अंदर डूबता चला जाता है, वो अपने आप को दिवालिया घोषित करने लगता है, तो उसकी संकट मोचन के रूप में कौन हेल्प करता है, अपना आरबीआई। संकट मोचन हनुमान बन के आता है वहां पर, कौन, आरबीआई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एज आरबीआई लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट इट गिव्स टू द अपॉर्चुनिटी एनेबलिंग इटसेल्फ एंड एक्सरसाइज कंट्रोल टू द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। पूरी तरीके से अपने आप को खड़ा करने के लिए, वापस से रिवाइव करने के लिए पूरी मदद कौन करता है, आरबीआई करता है भाई। ठीक है, फिर पांचवा काम क्या है, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो किसके अंदर रखे जाते हैं भाई, आरबीआई के अंदर। कस्टोडियन of foreign exchange reserve, foreign exchange reserve। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके अंदर रखे जाते हैं, सारे के सारे इसके अंदर रखे जाते हैं। जैसे आरबीआई फंक्शन एज द कस्टोडियन नेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द रुपीज एक्सटर्नल वैल्यू, द आरबीआई मेंटेन टू द रिजर्व ऑफ द फॉरेन करेंसीज व्हिच आल्सो हैव टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट ऑफ द प्रमोट टू द इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बाहर से रेमिटेंस आता है, बाहर से पैसा जाता है, सारा काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। आरबीआई सब संभाल लेता है भाई, बाहर के पैसे के बारे में खुद का रिजर्व रखता है, थोड़े बहुत पैसे रखता है ताकि हम क्या कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड कर सके। और आज की बात बता दूं, आरबीआई के पास अच्छी खासी अमाउंट में क्या है, बाहर का रेमिटेंस इकट्ठा किया हुआ है, तो आरबीआई क्या कर रहा है, मौजे कर सकता है बाहर अभी भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, फिर सिक्स्थ है कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट और मनी सप्लाई। जो भी मनी सप्लाई उसका क्या करता है, क्रेडिट और कंट्रोलर, क्रेडिटर एंड कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। जितनी भी मनी सप्लाई होती है उसका क्रेडिट और कंट्रोलर कौन होता है, उसका नियंत्रक कौन होता है भाई, अपना आरबीआई होता है। ठीक है, फिर लास्ट है रेगुलेशन ऑफ द बैंक को रेगुलेट कौन करता है। जब भी कोई नया बैंक आ रहा है और उसको रेगुलेशन लेनी है तो किसका वो लेना पड़ेगा, रेगुलेशन ऑफ बैंक। अब कोई भी नया बैंक आ रहा है, मान लीजिए तुम्हारा मन कर गया कि आज यार बैंक खोलेंगे, आज चलो बैंक खोलते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना कि तुम बैंक खोलोगे, लोगों को कहोगे क्या हो भाई खाता खुलाओ हमसे, हमको बैंक खोलना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता। उसको आपको क्या लेना पड़ेगा, पहले आपको आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आरबीआई आपको अनुमति देता है तो आप क्या खोल सकते हो, बैंक खोल सकते हो। तो रेगुलेट कौन करता है बैंकों को, आरबीआई करता है। तो देखो भाई क्या लिख रखा है, आरबीआई इज एंटाइटल्ड टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द अंडर आरबीआई एक्ट 1934। याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि आरबीआई के कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग इसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी बैंक को रेगुलेट कर सकता है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, दोनों ही रेगुलेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949
और इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक चीज कि आरबीआई का 1934 का एक्ट क्या था, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन थे, आरबीआई के 1949 का जो एक्ट था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके अंदर क्या क्या था, हर एक चीज काफी डिस्कस करने वाले हैं। रेगुलेशन रिलेटेड टू द लाइसेंसिंग ऑफ द बैंक, एक्सपेंशन ऑफ द कमर्शियल बैंक, जो भी होता है सारा आरबीआई के अंडर में होगा भाई। आरबीआई से पूछे बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई को ये पावर कहाँ से मिलती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड आरबीआई एक्ट 1934 से। करेंसी, नोट्स प्रिंटिंग एंड कॉइन मिंटिंग, जो कॉइन होते हैं उनका तो क्या बोलते हैं, कॉइन को मिंट छपना नहीं कहते भाई, कॉइन को बनना होता है, कॉइन बन के आता है, ठीक है। और जो करेंसी होती है वो क्या करके आती है, जो नोट होते हैं वो क्या आते हैं, प्रिंट होके आते हैं, तो दोनों का अलग अलग है। तो कॉइन मिंटिंग एंड करेंसी प्रिंटिंग किस आधार पर होती है उनको पढ़ लेते हैं। करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन 4 प्रेसेस इन इंडिया, भारत के अंदर 4 जगहों पर 4 प्रेसेस के अंदर क्या करते हैं, नोट छपते हैं। जाओ भाई नोट उठा के लेके आएंगे, आज ही चोरी करके लेके आएंगे, क्या, क्योंकि भाई सारा खेल किसका है, पैसों का, ठीक है। पैसों के लिए सब काम कर रहे हैं, पैसों के लिए सब दुनिया मर रही है, तो क्यों ना जो प्रेसेस है उन्हीं को चुरा लिया जाए। ऐसा दिमाग तुम्हारे ख्याल में भी आया होगा, मेरे में भी आया होगा, हर किसी के ख्याल में आता है ये चीजें, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना भी जोर लगा लो भाई, तुम पैसे नहीं छाप सकते। वो भाई साहब दो तीन लोग थे जो पैसा छापने की सोच रहे थे, आज जेल के अंदर पड़े। तो आपको भी जाना है तो बोल देना, फिर कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उनके बारे में बताएंगे क्यों नहीं कर सकते। 2 of the currencies not printing presses are owned by the government of India and 2 are owned by the RBI। दो तो किसके द्वारा ओन किए जाती है, दो तो किसके द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और दो किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। भाई आधा आधा बांट रखा है कि आधा तुम आधा हम, तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते, हाँ ठीक है। तो दो दो बांट रखे, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आरबीआई ने, ठीक है। तो भाई थ्रू द वोली अमन सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड, भारतीय नोट, ये अपन ने पढ़ा था ना अभी, सब्सिडरी पढ़ी थी, तो वही सब्सिडरी है भाई। द गवर्नमेंट अमन टू द प्रेसेस एट द नासिक, एक तो कहां पर है, नासिक के अंदर भाई। ये 4 चीजें याद रख लेना, ये 4 चीजें याद रख लेना। आपको ये सब फंक्शंस क्लियर हुए, फंक्शन क्लियर हुए तो मैं मिटा रहा हूँ, एक बार वापस देख लो भाई फंक्शंस को। बैंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर्स ऑफ द बैंक, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, फिर उसके बाद कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड क्रेडिटर एंड कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई एंड रेगुलेशन ऑफ द बैंक्स। ये सब काम कौन करता है, आरबीआई करता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, किसकी तरफ मूव कर रहे हैं भाई, बता दो। अब अपन मूव कर रहे हैं कि भाई कहाँ क्या नोट छापने की मशीन है, भाग के जाओ उठा के लेके आना, आज रात को चलना है, सब याद रखना, तैयार हो जाओ भाई, आ जाओ नोट छापने की मशीन लेके आते हैं। नोट प्रिंटिंग की मशीन उठा के लेके आनी है, नोट प्रिंटिंग मशीन कहाँ है भारत के अंदर, देख लेना भाई, तुम्हारे आसपास हो तो मेरे को बुला लेना, ठीक है। नोट प्रिंटिंग मशीन या प्रेसेस बोल दो, जहां से नोट छपते हैं भारत के अंदर 4 हिस्सों में भाई, 4 जगह पे। अब तुम्हारा वाला हिस्सा देखो, तुम कितने वो क्या बोलते हैं, सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास में मिल जाए तुम्हें। पहला है नासिक के अंदर, नासिक वाले जानते हैं ना कहां पर है, वेस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र के अंदर भाई, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र वाले, मुंबई वाले, आप तो कर सकते हो काम, जब जितना जल्दी कर सको कर लो बस, ठीक है। सेकंड देखो भाई, ये वेस्टर्न इंडिया के अंदर है, याद रखना, यहाँ वेस्टर्न इंडिया जरूर लिख लेना, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि चारों तरफ भाई अब नोट छापने के लिए तो है नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट जाके दिल्ली से लेके आएगी कि भाई मेरे नोट छाप दो, ठीक है। तमिलनाडु वाले तो चलते चलते पागल हो जाएंगे, नोट लाते लाते बीच में पता चला गाड़ी कोई उड़ा के ले गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि हर एक पार्ट के अंदर, कंट्री के हर एक पार्ट के अंदर क्या रखी गई है, अपनी एक प्रेस रखी गई है जो कि नोट छापने का काम करती है। पहली नासिक के अंदर है, ठीक है। दूसरी कौन सी है भाई, देवास, ये कहां पर है भाई, सेंट्रल इंडिया के अंदर है, मध्य भारत है ना, वहां पर क्या है, सेंट्रल इंडिया के अंदर क्या है, देवास। तो जहां जिसके पास भी देवास पड़ता है भाई बता देना मेरे को, ठीक है, ताकि मैं भी आ जाऊं, क्योंकि अकेले अकेले काम नहीं करना कोई भी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द अदर 2 आर प्रेजेंस टू द साउथ के अंदर है भाई। ये कौन सी है, एक तो मैसूर तो पता है कर्नाटका के अंदर है भाई, मैसूर। यहां से कोई है क्या, वेस्टर्न घाट से,
मैस्योर। यहाँ भी क्या है, साउथ के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर। देखो वेस्टर्न इंडिया के अंदर हो गया, सेंट्रल इंडिया के अंदर हो गया, साउथ के अंदर हो गया, अब ईस्टर्न के अंदर भी तो होना चाहिए। तो ईस्टर्न के अंदर कौन है भाई, ईस्टर्न के अंदर है अपना सालबोनी। सालबोनी। अब ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से स्टेट के अंदर है, ये आपका काम है कि भाई इनको खोज के लेके आओगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और कमेंट सेक्शन में डालोगे। जैसे कमेंट सेक्शन भी थोड़ा बड़ा मिले, अभी तो कोई देखता ही नहीं है वीडियोज, तो अब थोड़ा यार बढ़ाओ इसको। सालबोनी कहां पर है, ईस्टर्न के अंदर है। देखो भाई चार, ये सब चीजें चार क्यों लगाई गई हैं, क्योंकि भाई अपने को क्या है कि जितना जल्दी हो सके करेंसी क्या हो, अवेलेबल हो जाए, अपने को नोट क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। तो पहला इसके लिए जो टसल मसल ना बचे उसके लिए ये चार अलग अलग जगह पे खोली गई है। पहला कहाँ पर है, नासिक, जो कि महाराष्ट्र के साइड में है, तो वेस्टर्न इंडिया की तरफ हो जाता है कौन, नासिक। फिर उसके बाद आता है सेंट्रल इंडिया के अंदर किसको, देवास को लिया गया है, मैसूर जो कि साउथ इंडिया के अंदर पड़ता है, और ईस्टर्न के अंदर सालबोनी को लिया गया है। तो चारों जगह याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जगह ऐसी नहीं है जिसके अंदर नोट प्रेस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अपन को इसके ऊपर, एज पर द इंडियन कॉइनेज एक्ट, इंडियन का सिक्का एक्ट है ना, इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906, कॉइन कैन बी इश्यूड टू बी डिनोमिनेशन टू द 1000 रुपीज, 1000 रुपए का सिक्का भी छापा जा सकता है। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, करेंसी नोट्स कैन बी इश्यूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ 10,000, 10,000 से ज्यादा भारत के अंदर क्या नहीं छपता, कोई भी नोट नहीं छप सकेगा। ये किसके अंदर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई एक्ट 1935 के अंदर लिखा हुआ है। तो नोट सबसे ज्यादा कहां तक छप सकता है, 10,000 तक। अब कौन सा, देखो 1000 और 500 के नोट छपते थे पहले, मोदी जी आए और आते क्या किया, कर दिया सुपड़ा साहब सब नोटों का, और क्या कर दिया, सीधा 2000 का नोट ले आए। अब 2000 का नोट कैसे ले आए भाई, क्योंकि आरबीआई के एक्ट के अंदर उन्होंने देखा है पहले कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि 10,000 तक का नोट छाप सकते हैं, तो उन्होंने छाप दिया 2000 का नोट। वो चाहते तो 10,000 का भी नोट छाप सकते थे, ठीक है, एक नोट और 10,000 फाड़ दो, 10,000 निकल गए भाई, ठीक है। अब ये क्या है, किसके द्वारा, इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 और आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आप सिक्का का कितने तक का छाप सकते हो, 1000 रुपए तक का सिक्का छाप सकते हो या मिंट करवा सकते हो सिक्के को, ठीक है। 1 रुपीज नोट इज ओनली द करेंसी नोट विच बियर्स द सिग्नेचर ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस सेक्रेटरी होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका सिक्का, उसका साइन होता है 1 रुपए के सिक्के के ऊपर, या 1 रुपए के नोट के ऊपर, सॉरी 1 रुपए के नोट के ऊपर किसका साइन होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना है 1 रुपए के नोट के ऊपर किसका साइन होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड नोट द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया, गवर्नर का साइन नहीं होता, बाकी सब पे गवर्नर का साइन होता है, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। कल अपन पढ़ेंगे कि बैंक क्यों जरूरी है, बैंकों से क्या होता है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आएंगे, सब चीजें काफी अच्छे डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहना, मजे लेते रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच।